नमस्कार। शुभ संध्या मेरे देशवासियों, देवियों और सज्जनों। आज का वीडियो का सब्जेक्ट दोनता पड़ोस के कुत्ते और अत्याचार और कानून बनाने वालों की कुत्तों की प्रति सहानुभूति और भारत के प्रभावित नागरिकों के प्रति कानून बनाने वालों की चुप्पी। कानून सिर्फ इंसानों के प्रति कठोर है, न कि खतरनाक जानवरों की प्रति। आज मैं आपके सामने एक विजयी वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ जिसने एक भयानक क्षण में इस प्रणाली पर से अपना विश्वास को दिया है, जो शुभी की रक्षा करने का दावा करती है। मैं पुट्टपर्ति का एक मामूली वकील विश्वनाथन हूँ। 85 वर्ष की उम्र में मैंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया है। वर्षों से मैं YouTube पर अपने कानूनी ज्ञान को साझा कर रहा हूँ और मुफ्त कानूनी सलाह दे रहा हूँ। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को दूसरों की सेवा की खुशी में बिता रहा हूँ। मैं आत्म प्रशंसा नहीं चाहता। कुछ लोग जो मुझे वास्तव में जानते हैं, वे मेरे उद्देश्य को समझते हैं और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन आज का विषय में मैं नहीं हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जो मेरी आत्मा को जोड़ता है। एक ऐसा सवाल जो इस देश के हर कानून निर्माता और हर पशु कल्याण कार्यकर्ता के विवेक को परेशान कराना चाहिए। आतंकवाद, कुत्तों का कहर क्रूरता, एक बेकाबू आतंक। लेकिन इस अराजकता के पीछे क्या औचित्य है? एक तरफ आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी उनके आक्रामक हमले और मानव जीवन और संपत्ति के लिए लगातार खतरा, क्या यह सामाजिक सुरक्षा का मामला नहीं है? दूसरी तरफ पशु कल्याण कार्यकर्ताओं के वर्क कानूनी की ढीली पकड़ और कुत्तों के प्रति दिखाई गई अत्यधिक सहानुभूति, क्या यह मानवाधिकारों के खिलाफ एक पक्षपात नहीं है? मेरा दिल
इन सवालों को जोर से पूछने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आवाज पुसाती है, क्या इस 85 साल के बूढ़े की आवाज कानून बनाने वालों के कानों तक पहुंचेगी भी? मुझे पता है कि जवाब शायद नहीं है, फिर भी मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। इसलिए नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि इस हताश आशा से कि यह संदेश कुछ दयालु आत्माओं तक पहुंच सके। मेरी कहानी सिर्फ एक दुखद किस्सा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संकट का प्रतीक है जो बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी जान और बिना किसी सजा के चला आ रहा है। यह 15 अगस्त 2025 की रात मिडनाइट 1:30 बजे की संविधान का मौलिक अधिकारियों का वादा एक स्वतंत्रता दिवस पर ही एक कोर मजाक बन गया। अनुच्छेद 19(1)(d) जो आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, हमारे राष्ट्र की अखंडता और समानता और आधार है। वक्त उस रात मेरे लिए अर्थहीन हो गया। मेरा बेटा जो मानसिक रूप से अक्षम और दृष्टिहीन है, लगातार उल्टी करता था। मैं उसे इंजेक्शन लगाने के लिए पुट्टपर्ती के श्री सत्यसाई जनरल हॉस्पिटल ले गया और रात 9:30 बजे घर लौटा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई और लगभग नाइट 12:30 बजे उसे दस्त शुरू हो गए। मैं अकेला हूँ, अपने ही घर के एक अनाथ हूँ। मेरा परिवार कमजोरियों का एक दिकड़ी है। मेरी 76 साल की पत्नी, मेरा विकलांग बेटा और मैं खुद एक बूढ़ा आदमी। किसी और की मदद के बिना मैं अपने स्कूटर पर उसे वापस हॉस्पिटल ले गया। दर्दनाक हादसा। हमारी वापसी यात्रा ही गोपुरम स्ट्रीट में हमारा बुरा सपना शुरू हुआ। जैसे ही मैंने तीसरी पंचमी गली में मुड़ने की कोशिश की, सड़क के बीचों बीच कुत्तों का एक झुंड लेटा हुआ था।
मैंने हॉर्न बजाया लेकिन वे नहीं हिले। मैंने साथी पंचमी गली से जाने का फैसला किया। तभी कुत्तों का एक नया झुंड किसे क्रोधित तैतया का झुंड मेरे स्कूटर का पीछा करना लगा। घबराहट में जब मैंने पीछ मुड़कर उसने गुस्से चेहरों में भौंकते हुए दांतों को देखा तो मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया और मुड़ने की कोशिश की और बस स्कूटर हमने दोनों के ऊपर गिर गया। यह दुर्घटना दर्द और आतंक का एक अराजक धुंधलापन में थी। मैं गिर गया, मेरा सिर जमीन को टकराया जिससे एक लौटी धकती हुई गांठ बन गई। मेरा शरीर खरोंचों और अंदरूनी चोटियों से भर गया। मेरे बेटे के भी कुछ अंदरूनी चोटें आईं। भगवान की कृपा से हमें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। स्कूटर को भी मामूली क्रैंचें और एक मुड़ा हुआ हैंडल ही लगा। एक छोटी सी कृपा। शुक्र है एक सप्ताह की बारिश आखिरकार बंद हो गई थी और जमीन सूखी थी। अगर यह कीचड़ वाली होती तो हम मेरी तरफ से कीचड़ में ढके होते। इसके बाद जो हुआ वह कैसी हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा था। मेरा दिमाग सदमे की स्थिति में था। वहां में था एक बूढ़ा आदमी अपनी रोते हुए विकलांग बेटे के साथ स्कूटर के नीचे फंसा हुआ था और हमारे चारों ओर जिसे अभिमन्यु के घेरने वाले गौरखों कुत्तों का एक झुंड हमें घेर कर भयंकर रूप से भौंक रहा था। मैं एक भयानक विरोधाभास में फंस गया था। एक क्लासिक Catch-22 स्थिति। क्या मैं अपने रोते हुए बेटे को सांत्वना दें या क्या मैं उन भयानक कुत्तों से लड़ूं? क्या मैं स्कूटर के नीचे फंसे अपने पैरों को निकालने की कोशिश करूं, जो मेरी दर्द शरीर के लिए एक असंभव काम था?
या क्या मैं बहते हुए खून वाले दावों की देखभाल करूं? मेरा दिमाग भ्रम के बवंडर में डर था। ये व्यक्ति को अपने ही पड़ोस में सुरक्षित करने का अधिकार है, लेकिन उस भयानक समय में सड़कों पर कोई नहीं था। क्या आप एक पल के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं और खुद को हमारी जगह पर रख सकते हैं? अगर कोई वहाँ इसे फीलिंग वाला होता तो पत्थर दियल वाला हर एक व्यक्ति भी रो पड़ता। अदालत को गवाह चाहिए, पुलिस को सबूत चाहिए, लेकिन मैं किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूं? अगर मैं पुलिस में शिकायत भी करूं तो कुत्तों के खिलाफ वे मुझ पर हंसेंगे और मुझको एक पागल आदमी कहकर डाल देंगे। यह एक सरल सच्चाई है। आप पत्थर से खून नहीं निकाल सकते और आप ऐसी प्रणाली से न्याय नहीं पा सकते जो अपनी खुद की असफलताओं के प्रति अंती है। कानून और समाज की उदासीनता। अगर एक महिला को कुछ आतंकवादियों ने घेर लिया होता तो मीडिया दिन रात यही दिखाता। समाचार चैनल कम से कम एक दिनों तक इस कहानी को चलाता रहते और राजनेता इसका उपयोग सस्ता प्रचार पाने के लिए करते। लेकिन इस अकेले बूढ़े और उसके विकलांग बेटे के लिए कौन हमारी मदद के लिए आगे जाएगा? कौन हमारी मदद के लिए आगे आएगा? इसमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। आपके लिए ये सिर्फ एक मामूली दुर्घटना है, लेकिन यह एक मामूली घटना नहीं है। यह एक विशाल अनसुलझे संकट का प्रतीक है। हर दिन देश भर में ऐसी हजारों भयानक घटनाएं बिना किसी शोर शराबे के होती हैं और दुखद सच्चाई यह है कि इन्हें साबित करने के लिए कोई आंकड़े या डेटा नहीं है। अपने
वातानुकूलित कारों में बैठे लोगों और हमारे कानून बनाने वालों को इस मुद्दे की गंभीरता कभी समझ नहीं आएगी। वे एक बुलबुले में रखते हैं। आम आदमी कोई चीखों के प्रति बखरे हैं। यह आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल, आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल का एक उत्कट मामला है। नतीजा मेरे जैसी निर्दोष लोग जो भारतीय नागरिक है बिना किसी कानूनी शिक्षा के रख जाते हैं। कानून सभी के लिए समान होना के एक लिखित दस्तावेज से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं एक राजनीतिक की हस्ती या एक फिल्म स्टार होता तो पूरा राष्ट्र विरोध में दहाड़ उड़ता और उस घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता। यह कई महीनों तक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना रखता। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं एक गरीब बेसहारा आदमी हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कितने हजारों लोग हर दिन इसी तरह के दुर्भाग्य से पीड़ित होते हैं? क्योंकि पुलिस स्टेशन या किसी अस्पताल में भी ऐसे डेटा का कोई संग्रह नहीं है। वे कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन हमारा आम इंसानों का दिन कब आएगा? अनकही कहानियों और अंतिम पुकार। वक्ता का स्वर जो पहले क्रोध और दर्द में बड़ा था, अब और अधिक शांत और उदास को जाता है। लफ्जा एक व्यक्तिगत अनुभव से हटकर एक व्यापक सामाजिक आलोचना की ओर मुड़ता है। मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई है, लेकिन ये केवल मेरी कहानी नहीं है। यह अनगिनत अनसुने जनदेखे संघर्षों की गाथा है। यहाँ पुट्टपर्ति में भक्त सुबह 4:30 बजे तक ओंकारम, सुप्रभातम, वेदम और नगर संकीर्तनम के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कई, खासकर जो थोड़ी दूर रखते हैं, कुत्तों के लगातार खतरे के कारण पैदल या अपने दोपहिया वाहनों पर आने से डरते हैं। इन कुत्तों की अथक
करने ये आध्यात्मिक यात्रा को एक खतरनाक यात्रा में बदल दिया है। यही हाल हजारों लोगों का होता है जो हर शहर में शुभ महीनों मार्गाजी में दौरान बहुत से पगले मंदिरों में जाने का प्रयास करते हैं और उन रेल और बस यात्रियों क्या जो रात में भारी सामान से रात घर चलने को मजबूर होते हैं, या उन परेशान रिश्तेदारों का गया जो किसी बीमार व्यक्ति को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ते हैं, या उन भले लोगों का क्या जो रात में दुर्घटना में फंसे किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके डर और करते वास्तविक हैं, फिर भी वे उन लोगों के लिए अदृश्य हैं जो एक अलग हकीकत में रखते हैं। विश्राम का दिखावा। मैं अपने सबसे बुरे सपनों में भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे कानून बनाने वाले या अपने वातानुकूलित महलों में बैठे लगा बाहर की दुनिया से बेखबर कभी इस पीड़ा पर विचार करेंगे। वे बहुत आरामदेह है। अपनी आरामदायक जिंदगी में इतने मग्न हैं कि अपने पालतू कुत्तों को प्यार करते हुए उनके समय का पता ही नहीं चलता। उनके लिए अज्ञान ही आनंद है और आम आदमी का संदर्भ एक दूर का अमूर्ति विचार है। यह उनकी कानूनों का दुष्ट परिणाम है जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए बनाए गए हैं, गरीबों के लिए नहीं। यह सोचना मूर्खता कि अब उन कानूनी विशेषज्ञों और स्वार्थी व्यक्तियों को ज्ञान दे सकते हैं जो अपनी शानदार जिंदगी और कुत्ते को साथियों के साथ संतुष्ट हैं। आप पुराने कुत्ते को नए करतब नहीं सिखा सकते और आप निश्चित रूप से एक स्वार्थी दिल को किसी अजनबी के दर्द का एहसास नहीं करा सकते। क्या आप में से किसी ने कभी यह कल्पना भी की है कि भारत में कितने करोड़ों लोग हर दिन इसी तरह
के दुर्भाग्य से पीड़ित होते हैं। हम एक ऐसे समाज में रखते हैं जो हर कोई अपने के लिए के सिद्धांत पर काम करता है। उन लोगों की उदासीनता जिनवाहनों आवारा कुत्तों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जबकि वे मानव बीड़ा के प्रति उदासीन रहे भयावह हैं। वे अपने साथी इंसानों की तुलना में जानवरों के जीवन की अधिक परवाह करते हैं। इस पाखंड से मैं बहुत व्यथित है। यह दर्दनाक घटना मेरे साथ कई घंटे पहले हुई थी, लेकिन इसका सदमा मेरे दिमाग से नहीं गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह घटना यह दर्दनाक स्मृति एक ऐसा दाव है जो कभी नहीं बढ़ता। यही कारण से है कि मैंने कई घंटे बिताकर यह वीडियो बनाया और आपके साथ साझा किया। भले कि इसका मतलब मेरे अन्य महत्वपूर्ण कामों को छोड़ना था। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वह केवल नहीं है जो मुझे याद है। मेरी चिंता की असली हद वे अनगिनत विवरण जिसने मेरी उम्र भूल सकी है शब्दों से परे हैं। ये कड़वी सच्चाई। और दोस्तों, यही कारण है कि मैं अक्सर कहता हूँ, अंग्रेज अपनी सभी कमियों के बावजूद नहीं अधिक बुद्धिमान थे। उनके पास ये कानून था, कैटल पाउंड एक्ट, जिसने मानव सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अगर कुछ हथियारबंद आतंकवादी सड़कों पर घूमते तो आपके कानून तुरंत हरकत में आ जाते। लेकिन जब करोड़ों नागरिकों की पीड़ा की बात आती है तो हमारे कानून बनाने वालों का दिमाग इस समस्या की गंभीरता को समझने में असमर्थ लगाता है। इस देश में जन्म लेने वाले राष्ट्र के लिए यह कितना दुखद है। यह एक विचित्र दुनिया है जहाँ इन हिंसक जानवरों के प्रति तो दया है, लेकिन
उन गरीबों के लिए एक सन्नाटा है जो हर दिन मौत का सामना करते हैं। वे पशु कल्याण कार्यकर्ता जो इन कुत्तों के प्रति इतना स्नेह दिखाता है और हमारे पीड़ा पर मूक दर्शक बने करते हैं। एक मुझे आश्चर्यचकित सकता है कि क्या अनेक और रेबीज वैक्सीन बनाने वालों के बीच कोई गुप्त समझौता है। यह एक कड़ू अनुभव से शर्मी तक संदेहास्पद सोच है, लेकिन मैं इस संदेह को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तथाकथित माननीय न्यायाधीशों को यह कैसे समझा सकता हूँ? दोस्त विकता यह है कि मैं केवल देख और इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरित व्यक्ति नहीं हूँ और मैं एक असहाय अनाथ हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए कानून एक खाली वादा है। अगर मैं एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री या एक राजनेता होता तो पूरा राष्ट्र विरोध में दहाड़ उड़ता और यह घटना में बड़ा मुझ बन जाती। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कितने करोड़ लोग इस देश में बिना आवाज, बिना आशा और बिना विकल्प के पीड़ित हैं? अंतिम प्रश्न और एक विनम्र अनुरोध। आइए हम याद रखें, किसी आवाज की सच्ची पहचान यह नहीं है कि अपने जानवरों के कैसा व्यापार करता है, बल्कि यह है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यापार करता है। मेरा सवाल सरकारों में
यह एक विचित्र दुनिया है जहाँ इन हिंसक जानवरों की प्रति तो दया है, लेकिन उन गरीबों के लिए ये सुन्नाटा है जो हर दिन मौत का सामना करते हैं। वे पशु कल्याण कार्यकर्ता जो इन कुत्तों के प्रति इतना स्नेह दिखाते हैं और हमारे बीड़ा पर शुभ दर्शक बने रखते हैं, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि क्या उनके और रेबीज वैक्सीन बनाने वालों के बीच कोई गुप्त समाज जुड़ता है। यह एक कटु अनुभव से जन्मी एक संदेहास्पद खोज है, लेकिन मैं ये संदेह को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तथाकथित माननीय न्यायाधीशों को यह कैसे समझा सकता हूँ। वास्तविकता यह है कि मैं केवल देख और इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है और मैं तक असहाय अनाथ हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए कानून एक काली वादा है। अगर मैं फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री या एक राजनेता होता तो पूरा राष्ट्र विरोध में दहाड़ उड़ता और यह घटना एक बड़ा मुद्दा बन जाती। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कितने करोड़ लोग इस देश में बिना आवाज, बिना आशा और बिना विकल्प के पीड़ित हैं? अंतिम प्रश्न और एक विनम्र अनुरोध। आइए हम याद रखें, किसी समाज की सच्ची पहचान यह की है कि अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि यह कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मेरा सवाल यह है, क्या मुझ जैसे भारत में असहाय अनाथों के बनाने के लिए जो पहले की ब्रिटिश सरकारों में था, कैटल पाउंड एक्ट को बहाल किया जाएगा?
मुझे पूरी तरह से हिंदी नहीं जाती, बल्कि केवल थोड़ी बहुत हिंदी आती है। बस हिंदी में जो लिखता है उसे पढ़ने भर के लिए। मुझे इसके अर्थ की पूरी जानकारी नहीं है। मैं बस वही समझा पा रहा हूँ जो मुझे कंप्यूटर अनुवाद से मिला है। कृपया इसमें व्याकरण और अन्य त्रुटियों के लिए क्षमा करें। नमस्कार।